नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय के बारे में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो राष्ट्रीय आय के बारे में आज के इस वीडियो में हम एकदम ब्रीफ में एकदम जो है विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय में फिर राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं, उसके मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। साथ में देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है। फिर देखेंगे जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज की इस डिटेल्ड जो वीडियो है इसमें शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या होती है राष्ट्रीय आय। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और अपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर कंटेंट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो किसी एक राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वर्ष के दौरान ये और आर्थिक क्रियाएं, अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या होता है। तो एक वर्ष क्या होता है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में जब भी हम एक वर्ष की बात करेंगे तो हम वित्तीय वर्ष लेंगे। वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च को हम यहाँ पर वित्तीय वर्ष के रूप में काउंट करते हैं। ये रहा एक वर्ष, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाओं के रूप में आप जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसको हम आर्थिक क्रिया के रूप में जानते हैं। और अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ये होता है कि जो कोई वस्तु जैसे उद्योगों से बनी और उद्योग से बनकर जो वो है मार्केट में बिकने के लिए आई, तो उसका जो फाइनल प्राइस में किसी कंज्यूम किया किसी व्यक्ति ने, तो वो उसकी अंतिम प्राइस हो गई, है ना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य। तो ये हो गई राष्ट्रीय आय कि एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेखा वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल 31 मार्च को लेखा वर्ष के नाम से जानते हैं। फिर भारत में नेशनल इनकम की गणना जो है 1868 में दादा भाई नेहरू ने करी थी। आप सभी को पता होगा दादा भाई नेहरू के बारे में। तो दादा भाई नेहरू ने जो है 1868 में जो है नेशनल इनकम की गणना करी थी। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको आप याद रख सकते हैं, इनकी किताब का नाम याद रख सकते हैं। और उस समय इन्होंने कितनी बताई थी प्रति व्यक्ति आय, तो उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपये प्रति वार्षिक बताई थी। महीने की नहीं है दोस्तों, ये जो है वार्षिक जो है राष्ट्रीय आय है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में इन्होंने बताया था। फिर वैज्ञानिक विधि से अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी के आर वी राव ने 1931-32 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना करी थी वैज्ञानिक विधि से। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम की गणना किस प्रकार होती है। मतलब एक होता है यहाँ पर चालू कीमत यानी करंट प्राइस, और एक होती है फिक्स प्राइस। दो चीज़ों के आधार पर, दो कीमतों के आधार पर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की गणना करते हैं। स्थिर कीमत जो है वो कीमत होती है जिसमें एक आधार वर्ष मान लिया जाता है, किसी भी एक वर्ष को आधार मान लिया जाता है, उसके आधार पर हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं। और चालू कीमत जैसे 2023 की अगर हम बात करें तो ये करंट का सेशन चल रहा है। करंट में जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये सितंबर का महीना है, और अभी जो आज जो डेट है वो है 12 सितंबर। तो उस समय जो हम वस्तु और सेवा का ये जो उत्पादन का करेंगे, तो नेशनल इनकम की जो गणना करेंगे तो वो क्या होगी, चालू कीमत पर नेशनल इनकम की गणना होगी। लेकिन स्थिर कीमत क्या है, स्थिर कीमत अभी आपको बताया कि आधार वर्ष मान लिया जाता है, मतलब 2011 को हमने आधार वर्ष मान लिया। आप सभी को ये जो पेन है, ये जो मार्कर है विजिबल होगा। अगर इसका प्रोडक्शन 2011 में हुआ तो इसका मूल्य हम मान सकते हैं कि 2 रुपये हुआ रहा होगा। तो ये क्या होगा, इसकी स्थिर मूल्य हो गई 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन आज इसको हमें अगर इसको परचेस करता हूँ, इसका मूल्य 20 रुपये है, तो ये क्या हो गई, चालू कीमत। 2023 में इसका मूल्य चालू कीमत हो गया, चालू कीमत के आधार पर हो गई। तो ये जो है चालू कीमत के आधार पर हो गई, और ये जो है 2011 स्थिर कीमत के आधार पर हो गई। तो हमने देख लिया। फिर हम मापन की विधियाँ, नेशनल इनकम के मापन की 3 विधियाँ होती है। एक होती है उत्पाद गणना विधि, दूसरी होती है आय गणना विधि, और तीसरी होती है व्यय गणना विधि। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब उत्पाद गणना की अगर हम बात करें तो इसको वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। एक वर्ष में उत्पादन जो भी वस्तु और सेवा प्रोडक्शन होगा उसको हम उत्पाद गणना विधि के रूप में शामिल करेंगे। आय गणना विधि में क्या होता है, आय गणना विधि में जैसे ये जो आर मतलब रेंट, डब्ल्यू मतलब वेजेस, आई मतलब जो होता है इंटरेस्ट, और पी मतलब होता है प्रॉफिट।
मतलब जो है लैंड जो रहती है, भूमि, भूमि के ऊपर हमें रेंट मिलता है और वेजेस मजदूरों को मिलता है, और साथ में इंटरेस्ट किसको मिलता है, पूंजी पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको प्रॉफिट होता है। तो इन सारी काउंट करके हम आय की गणना करते हैं। ये दूसरी मेथड हो गई किसकी, नेशनल इनकम को निकालने की। तीसरी व्यय गणना विधि एक्सपेंडिचर मेथड होता है, जिसमें उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। टोटल जो है जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जो उपभोग करता है उसको शामिल कर लेते हैं, और कुल बचत को शामिल करके जो है व्यय गणना विधि के माध्यम से नेशनल इनकम की निकालते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है। तो हम देखते हैं मीडिएटरी गुड्स इसमें शामिल नहीं होती है। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो फाइनल नहीं होती है। मतलब कि अगर मैंने 1 किलो गेहूँ मार्केट में बेचा, एक व्यापारी ने मेरे से 1 जो किलो गेहूँ खरीदा, और उस गेहूँ से क्या करा, 20 रुपये प्रति के हिसाब से उसने मेरे से गेहूँ खरीदा। लेकिन उसने क्या करा, उसमें से आधा किलो जो गेहूँ है उसमें उसने ब्रेड बना ली, ब्रेड बना के मार्केट में उसने 40 पर हिसाब से बेच दी। तो ये जो बीच में जो उसकी वैल्यू थी 20 रुपये, और उसको भी अगर एड ऑन करेंगे तो वो वाली वैल्यू जो है उसमें काउंट नहीं होगी, उसका फाइनल प्राइस देखा जाएगा। यहाँ पर हम नेशनल इनकम में देखा था अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, न कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को उसमें नहीं शामिल किया जाएगा, किसमें, नेशनल इनकम में। साथ में इसमें पुरानी वस्तु शामिल नहीं की जाएगी, पिछले साल की वस्तु इसमें शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि एक लेखा वर्ष की जो वस्तु है इसमें शामिल की जाती है। साथ में कपड़े धोना, खाना बनाना, जो भी घरेलू काम होते हैं, इन घरेलू कामों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। फिर जो है अंश पत्र, ऋण पत्र, खरीदने बेचने, बैंक जमा राशि, इन पर जो ब्याज मिलता है उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है, जैसे कि पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आयकर निगम कर को शामिल नहीं करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियाँ, जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है ना, उनको, जैसे कालाबाजारी हो गई, ब्लैक मार्केटिंग, तस्करी, जुआ, इन सबको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट हर बार क्वेश्चन से जो है इस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर नागरिकों व गैर नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि घरेलू सीमा के अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर, और नागरिक और गैर नागरिक दोनों को शामिल किया गया है। मतलब जो यहाँ के जिन लोगों के पास में भारत की नागरिकता है, और जो लोग बाहर के व्यक्ति भी हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन में वो क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो उसकी इनकम जो है, उनकी भी जो समस्त वस्तु और सेवा उन्होंने प्रोड्यूस करी एक वित्तीय वर्ष में, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोला जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं जीडीपी बराबर जो होता है, सी मतलब होता है यहाँ पर कंजम्पशन, आई मतलब इंटरेस्ट, जी मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यहाँ पर निर्यात और आयात की जो है हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो है जीडीपी के अंतर्गत आती है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो देश में जो भी अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और ये जो मैंने लिखा है ये सारी जीडीपी में शामिल होती है। कोई विदेशी व्यक्ति है वो अगर भारत में निवास करता है तो उसके द्वारा भी जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन किया गया है उसको भी हम जीडीपी में शामिल करते हैं। अब हम जीएनपी में देखते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर एक निश्चित समयावधि में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को हम जीएनपी बोलते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पर एन आ रहा है, एन मतलब होता है राष्ट्रीय, यहाँ पर होता है नेशनल। तो यहाँ पर बोला गया है कि देश के नागरिक मतलब भारत के जो नागरिक है उनकी बात हो रही है। यहाँ पे जीएनपी में किसकी बात हो रही है, भारत के नागरिक। ये याद रख लो आपकी किसी भी देश के नागरिक की ही बात होगी। वो अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन करेगा या भारत के बाहर जैसे यूएस में जाके प्रोडक्शन करेगा, और उसमें अगर एक निश्चित समयावधि वहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च ये समयावधि रहेगी, उसमें अगर प्रोडक्शन करेगा देश के अंदर या बाहर, उससे जो उसको रुपया पैसा मिलेगा उसको देश की जीडीपी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आयात निर्यात जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है और इंपोर्ट मतलब आयात होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जीएनपी में शामिल की जाती है। वैसे हम ज़्यादातर चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को हम आयात करते हैं, निर्यात कम होता है इसलिए हमें घाटा होता है। तो जीएनपी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम प्लस माइनस में आ जाएगा।
तो ये जो है चीज़ें, अगर यहाँ पर इम्पोर्ट अगर हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा तो हम पॉजिटिव रहेंगे। जी जो है यहाँ पर डी और प्लस जो भी कोई वैल्यू होगी, आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे जीडीपी यहाँ पर 2 रुपये है और यहाँ पर हमने जो है एक्सपोर्ट हमने करा 3 रुपये का और इम्पोर्ट करा 1 रुपये का, तो बराबर ये 2 प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें 3 में से 1 गया तो 2 बचा बराबर 4, तो ये हो गई जीडीपी। जीएनपी हो गई, क्यों जीडीपी यहाँ पर कितनी थी, 2, यहाँ पर 2 थी और जीएनपी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जीएनपी जो रहती है वो जीडीपी से हमेशा ज़्यादा होती है। ये चीज़ें आपको मेरे को समझानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर लिखी थी। तो जीएनपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं एनडीपी क्या होती है। तो एनडीपी जो रहती है, जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मतलब घिसावट मूल्य जब हम माइनस करते हैं, कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, वस्तु के प्रोडक्शन होने के बाद में क्या होती है, समय दर समय जो वस्तु की जो कैपेसिटी रहती है उसकी क्षमता में कमी आती है। जैसे कोई एक मशीन बनाई, उसकी प्राइस मान लो 2000 रुपये है, वो 10 साल तक चली है, तो 10 का उसमें इंटू कर दो, प्रति वर्ष 200 रुपये उसकी जो है वैल्यू है। तो लगातार ये चीज़ें क्या होगी, लगातार घिसती जाएगी। 10 साल के टेन्योर आते आते उसकी चीज़ें जो है काफ़ी, उसके कल पुर्जे जो है ख़राब हो जाएंगे। तो यही होती है घिसावट मूल्य, क्योंकि उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा तो वो हमारा खर्च हो गया। इसलिए हम जीडीपी में से उस चीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारी क्या आएगी, एनडीपी आएगी। जब हम ग्रोस में से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। एनएनपी क्या होती है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, तो जीएनपी अगर हमने देखी थी, जीएनपी में भी से भी अगर हम घिसावट व्यय को हम माइनस कर देते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या आती है, एनएनपी आ जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बाजार कीमत क्या होती है। तो विक्रेता खरीदता है और विक्रेता जिस मूल्य पर बेचना चाहता है उसी को हम बाजार कीमत कहते हैं। मतलब कि मार्केट प्राइस क्या होती है कि क्रेता खरीद सकता है, उसको परचेस पावर है उसके पास में उसकी मतलब इतनी क्षमता है कि वो चीज़ों को परचेस कर पाएगा, और विक्रेता उसको मुनाफा के ऊपर काम करता है, तो वो उस वस्तु पर बेचेगा, उस वस्तु को उस मूल्य पर बेचेगा जिससे उसका फ़ायदा हो। दोनों की सहमति से वो एक दूसरे के जो है करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बाजार कीमत बोलते हैं। जिस कीमत पर एक दूसरे के साथ में उनका सौदा होता है वस्तु और सेवाओं का, उसको हम बोलते हैं बाजार कीमत। साधन कीमत क्या होती है, साधन कीमत फैक्टर कॉस्ट वो होती है जब वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो रहता है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम उस पर जो मूल्य मतलब व्यक्ति जो है, कोई उद्यमी जो है वो उठाता है, तो उसको बोलते हैं हम साधन लागत। ये क्या होती है, कुल लागत बटे कुल मात्रा, मतलब टोटल कॉस्ट में अगर कुल मात्रा का हम हक दे देंगे तो साधन कीमत उसकी आ जाएगी। ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर नोट करके लिखा है कि फैक्टर कॉस्ट पर ही सरकार अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी देती है। सरकार जो भी इनकम टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स जो लेती है, और सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है वो किस पर करती है, साधन कीमत पर करती है। क्योंकि बाजार कीमत पर आने पे तो बहुत सारे टैक्स वगैरह लग जाते हैं उस पर, लेकिन साधन कीमत पर वो सब्सिडी प्रदान करती है कौन, सरकार। तो ये चीज़ों को आपको याद रखनी है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जीएनपी मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो हम देखते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी जो है बाजार कीमत पर क्या होगी, बाजार कीमत पर मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब इसको समझिए, यहाँ पर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी साधन लागत क्या है, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। कोई भी वस्तु जो रहती है वो बाजार में जब भी मतलब बिकने के लिए आती है तो उस पर क्या करती है, सरकार कुछ टैक्स लगाती है। तो हमको याद करना, यहाँ पर इस तरीके से याद करना है कि जब भी कोई वस्तु मार्केट में बिकने के लिए आएगी तो हम क्या करेंगे, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। वहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलती है, इसलिए सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि सब्सिडी कहाँ पर मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर मिलती है। जब वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं उस समय सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर आपको अगर फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो ये एज इट इज़ ऐसा रहने दीजिए आप, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एज इट इज़ रहा। फिर यहाँ पर जो है जीडीपी मार्केट प्राइस, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था सब्सिडी तो यहाँ के प्लस हो जाएगी। मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं नेट यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस में क्या होती है, तो वही सेम चीज़ें होगी।
यहाँ पर जीएनपी होगी। अब ये हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस है तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में होगी जीडीपी। इसी प्रकार से यहाँ पर जीएनपी मार्केट प्राइस है तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में होगी। उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो प्लस होगा और जो है सब्सिडी माइनस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस पर सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसलिए यहाँ पर सब्सिडी को प्लस करा और यहाँ पर जो है यहाँ पर सब्सिडी को प्लस करेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। ये चीज़ सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप इनको देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आए तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, एक बार और इन चीज़ों को हम समझा देंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, जैसे निवासी क्या होता है, अनिवासी क्या होता है, अनिवासी भारतीय नागरिक एनआरआई क्या होते हैं, जो है पीआईओ पर्सनल जो इंडिया ओरिजिन क्या होते हैं, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी ये क्या होते हैं। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हर बार बच्चों को क्वेश्चन में मतलब स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूज़न होता है। निवासी क्या होते हैं सभी को पता है, जो भारत में जो भी लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है, जो भारत में रहते हैं उनको बोलते हैं निवासी। अनिवासी क्या किन्हें बोलते हैं, जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत में नहीं रहते, विदेश में रहते हैं और विदेश में रहकर ही वहाँ के ही उत्पादन और सेवाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अनिवासी बोला जाता है। अनिवासी भारतीय नागरिक क्या होते हैं, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो उनके पास में ऐसे व्यक्ति जिनके पास में भारत की नागरिकता रहती है लेकिन वो विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं और जो है वहीं अपना काम धंधा वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो है एनआरआई हो गए। अब अनिवासी और एनआरआई में क्या मतलब डिफरेंस है, जो अनिवासी लोग होते हैं उनके पास में भारतीय नागरिकता होती है, इनके पास में भारतीय नागरिकता होती है लेकिन दूसरे देश में जाके निवास करते हैं, लेकिन जो एनआरआई रहते हैं इनकी जो है भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती है, मतलब ये जो है भारतीय नागरिकता इनके पास में बनी रहती है। अब यहाँ पर भारतीय मूल का व्यक्ति क्या हुआ, पर्सनल इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी किसी में से एक व्यक्ति जो भारतीय रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। साथ में कोई विदेशी नागरिक, जब भारतीय महिला या कोई महिला भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है तो उसको भी भारतीय नागरिकता वो लेने के लिए हकदार हो जाती है। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी को देखिए लीजिए, इटालियन लेडी है लेकिन उन्होंने राजीव गांधी जी से शादी करी और भारत में आ गई, इसलिए उनको भारतीय नागरिकता भी प्राप्त हो गई। तो आप इनको देख लीजिए, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, नागरिकता वाले में कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिटेल टॉपिक रहता है, तो हमको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है जिससे हम कभी कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब समुद्र पारी निगम निकाय क्या होते हैं, भारत का कोई व्यक्ति जो है भारत के बाहर विदेशी संस्था का गठन करता है और वहाँ पर प्रोडक्शन करता है, उसी को हम जो ओसीबी मतलब क्या होता है, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडी, तो इसको बोला जाता है। तो आई होप आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, राष्ट्रीय आय क्या होती है, फिर हमने देखा भारत में नेशनल इनकम की गणना के बारे में, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फिर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कोई क्वेरी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।